आज के लेक्चर में आगे से बात करते हैं कि हाउ वर दीज किंगडम्स एडमिनिस्टर, किंगडम्स किस तरीके से एडमिनिस्टर करे जाते थे। लास्ट क्लास में किसी को कोई डाउट तो नहीं, हमने जो पढ़ा था वो हमने तारीफें पढ़ी थी कि किस तरीके से कोर्ट पोएट रवि कीर्ति तारीफें कर रहा है। किसकी तारीफें कर रहा है ये? किसका कोर्ट पोएट था ये? पुलकेशन टू का। ठीक है। और हमने फिर ये देखा था, ऐसा भी नहीं है कि पुलकेशन टू कहाँ का रूलर था ये। क्या था इसका फैमिली किंगडम? चालुक्य के। चालुक्यास और पल्लवास जो थे आपस में लड़ते रहते थे, लेकिन इनके लड़ते लड़ते ऐसा नहीं था कि इन दोनों में से कोई जीत गया था, बल्कि राष्ट्रकूट और चोला डायनेस्टीज ने फायदा उठा लिया था। अब किंगडम्स को एडमिनिस्टर कैसे करा जाता था? जैसे पुराने राजाओं के कंटेक्स्ट में हमने जो बात करी थी, लैंड रेवेन्यू इस टाइम पर भी एक इंपॉर्टेंट सोर्स था किंगडम के लिए, रूलर्स के लिए। विलेज बेसिक यूनिट था एडमिनिस्ट्रेशन का। मतलब रूल अगर होना शुरू होता था तो ये लोग कोशिश ये करते थे कि विलेज को एक तरीके से विलेज एरियाज के ऊपर ना पकड़ होनी चाहिए। और जो हम लोग कहते हैं ना कि हिस्ट्री के अंदर पकड़ होनी चाहिए, तो आप एक टर्म याद रख सकते हो, स्ट्रॉन्ग होल्ड होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग होल्ड होना चाहिए। इसका कहने का ये मतलब होता है, विलेज एरियाज में आपको क्या देखने को मिलता है? क्यों गांव के ऊपर इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं? ऐसा क्या है भाई गांव में, ऐसे कौन सा सोना चांदी गढ़ रखा है यहाँ पर? यहाँ पर होते हैं एग्रीकल्चर, जिसके लिए होता है एग्रीकल्चर लैंड, एग्रीकल्चर फील्ड। ठीक है। और अल्टीमेटली जितना ज्यादा एग्रीकल्चर, इसका मतलब उतनी ज्यादा प्रॉस्पेरिटी, क्योंकि खाने पीने के लिए जब अनाज रहेगा तो वॉर लड़ना मुश्किल नहीं रहेगा। ठीक है। तो विलेज एक बेसिक यूनिट था एडमिनिस्ट्रेशन का। कुछ और नई डेवलपमेंट्स हुई यहाँ पर। ये तो मतलब एक ऐसी चीज बता रहा है आपको, जो पहला पैराग्राफ उसने बताया कि सिमिलर पैटर्न वॉज कंटिन्यूड एज वॉज यूज बाय द पास रूलर्स। यहाँ पर नई चीज क्या है वो सीखते हैं। कुछ नई डेवलपमेंट्स जो यहाँ पर हुई, दिख रहा है ना ये न्यू डेवलपमेंट्स। किंग्स ने बड़े सारे स्टेप्स अडॉप्ट करे सपोर्ट जीतने के लिए दूसरे लोगों का, जो कि आसपास के जो रूलर्स जो ज्यादा पावरफुल थे, या तो सोशली या इकोनॉमिकली। कहने का मतलब क्या है? आई नीड टू एक्सपेंड माई रूल। मुझे अपने एम्पायर को और ज्यादा कंसोलिडेट भी करना है, एक्सपेंड भी करना है। मैं वो काम अकेले नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ द लिमिटेड नंबर ऑफ मैन इन माई आर्मी, या फिर लिमिटेड नंबर ऑफ रेवेन्यू, लिमिटेड नंबर ऑफ पावर, लिमिटेड नंबर ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, या फिर माई सोशल इन्फ्लुएंस। मुझे इसके लिए और भी लोग चाहिए जिनको मैं ये वादा और वचन देने को तैयार हूं कि तुम अगर मेरी हेल्प करो, तुम पे किसी प्रकार का आक्रमण नहीं होगा, और हम लोग ग्रोथ और प्रोस्पेरिटी को क्यों ना अपने रीजन में साथ साथ एंजॉय करें। तो इन्होंने, जो आसपास के रूलर्स इकोनॉमिकली और सोशली बहुत ज्यादा पावरफुल थे, इन्होंने सोचा कि क्यों ना उनका सपोर्ट जीता जाए, उनके साथ हाथ मिलाया जाए। क्योंकि दो मकसद हो सकते हैं उसके, या तो उनके पास पॉलिटिकल स्ट्रेंथ थी, या उनके पास मिलिट्री स्ट्रेंथ थी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट इस टाइम पर हेरिडेटरी हो गई। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट के चारों इंपॉर्टेंट पॉइंट हम पढ़ेंगे। तीन चार पॉइंट्स हैं, हाँ 3 पॉइंट हैं, तीनों इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखो, एक एक करके डिस्कस करते हैं। इस टाइम पर कुछ इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो कुछ कुछ पोस्ट थी, अब वो हेरिडेटरी हो गई। ये चीज याद रखना, अब वो हेरिडेटरी हो गई वो पोस्ट। ठीक है। यहां पर ये, ठीक है। दिस मीन्स, ऑब्वियसली बातें हम पढ़ चुके हैं, उसको बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। जो बेटे थे वो सक्सीड करते थे फादर के बाद इन पोस्ट पर। अगर सुरेश बाप है, महेश बेटा है, और ये कमांडर इन चीफ है किसी की आर्मी का, तो महेश को भी अपने बाप की पोस्ट मिल जाएगी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जो पोयट है हरिसेना, किसका कोड पोयट था कशिश? हरिसेना, आशिमा, समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त। ठीक है, याद रखना। हरिसेना ना एक टाइटल एंजॉय करता था। मतलब ये देखो, ध्यान से सुनना, हरिसेना ना, ये है हरिसेना,
ये एक तो क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही थी कि ये एक कोर्ट पोएट था समुद्रगुप्त का। इस कोर्ट पोएट होने के बावजूद ये चीज, दूसरी चीज एंजॉय कर रहा है, वो है इसके पास एक टाइटल था, महादंड नायक। दंड मतलब क्या होता है, पनिश करना ना किसी को। तो ये वर्ड्स को तोड़ते हैं चलो। महा मतलब चीफ, दंड जुडिशरी से रिलेटेड, नायक यानी कि ऑफिशियल या फिर मिनिस्टर। अब ये पोस्ट इसको क्यों मिली, क्योंकि गुप्ता एम्पायर्स के टाइम पर जब उनका खानदान था, समुद्रगुप्त से पहले जो उसके फादर या ग्रैंडफादर हुआ करते होंगे, उस टाइम पर हरिसेना के पिताजी के पास ये वाली पोस्ट थी महादंड नायक की। तो वो चीज हरिसेना को भी मिल गई। तो महादंड नायक की पोस्ट इसको एक तरीके से हेरिडिटरी पोस्ट मिली। और हरिसेना के पास एक टैलेंट था कि वो बड़ी अच्छी पोएट्री लिखता था। तो ये उसका था कि वो कोर्ट पोएट भी था। ये पोजीशन हेरिडिटरी और ये वाली चीज मिली टैलेंट के भरोसे। काफी इंपॉर्टेंट क्लास है आज की, ध्यान देना सब लोग, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये। यहीं पर प्रीलिम्स के अंदर आप क्वेश्चंस देखोगे बड़ी सारी टेस्ट सीरीज के अंदर, हिस्ट्री से रिलेटेड इसी तरीके के। कभी कभार एक पर्सन बड़े सारे ऑफिसेस हेल्ड करके रखता था, जैसे यहीं इसी को देख लो, ये भी तो यही कर रहा है, कोर्ट पोएट, इसके साथ साथ महादंड नायक, क्योंकि ये पोजीशन हेरिडिटरी है इसके पास, ठीक है। तो समटाइम्स वन पर्सन हेल्ड मोर देन वन ऑफिसेस या वन पोजीशन। देखते हैं और क्या। बिसाइड्स बीइंग अ महादंड नायक, हरिसेना कुमार अमत्य भी था। कुमार अमत्य का मतलब ये होता है ये एक इंपॉर्टेंट मिनिस्टर था। कोर्ट पोएट होने के अलावा, महादंड नायक होने के अलावा, कुमार अमत्य होने के अलावा ये संधि विग्रह भी था, यानी कि युद्ध का मंत्री और किसी से समझौता करने की, युद्ध के बाद जैसे समझौता होता है किसी दुश्मन से, उस चीज का मंत्री, यानी कि पीस के लिए, वॉर के लिए इसी को भेजा जाता था। तो अब देखो इसकी पोजीशन कितनी सारी, कोर्ट पोएट, महादंड नायक, कुमार अमत्य, इंपॉर्टेंट मिनिस्टर। यानी इंपॉर्टेंट मिनिस्टर किस चीज में, आप ये कह रहे हो कि इसका मतलब क्या है, इंपॉर्टेंट तो इसकी सारी पोजीशन। इंपॉर्टेंट मिनिस्टर मतलब जैसे, मतलब मान लो मेरा कोई राइट हैंड है, मेरा कोई खास आदमी, जैसे अकबर का बीरबल है, सुना ही होगा अक्सर हमेशा बचपन से, है ना, कि अकबर का बीरबल बहुत खास आदमी था, बहुत क्लोज था उसके। वैसे तो उसके नवरत्न थे, नौ लोग बहुत खास थे, लेकिन बीरबल के ऊपर अक्सर ये बोला जाता है कि ही वॉज वेरी क्लोज टू अकबर, इंपॉर्टेंट एडवाइजर था उसका, ऐसे ही ये था, ठीक है। और संधि विग्रह, कहते हैं ना संधि होता है जैसे किसी के साथ, संधि मतलब समझौता। तो इस संधि विग्रह कि अगर वॉर लड़ना है या फिर उसके बाद किसी भी तरीके का एग्रीमेंट वगैरह साइन हो रहा है, तुम हमारे एरिया मत आना, हम तुम्हारे एरिया नहीं आएंगे, या फिर एक तरीके से पीस ट्रीटी साइन हो रही है, तो ये चीज का भी मिनिस्टर यही था, ठीक है। सीज फायर एग्रीमेंट टाइप, मतलब एक तरीके से, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट, लास्ट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिसाइड्स इंपॉर्टेंट मैन, जो कुछ खास बंदे होते थे राजा के इस टाइम पर, दे प्रोबेबली हैड अ से इन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, कि जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें इनके डिसीजन, इनके ओपिनियन, इनकी बातें मायने रखती थी। दे हैड अ से का मतलब ये था कि दे कैन गिव देयर ओपिनियन टू राजा, और इनके ओपिनियन मैटर करेंगे। जैसे यहाँ पर और कौन से इंपॉर्टेंट लोगों की बात हो रही है, कौन से इंपॉर्टेंट मैन है भाई यहाँ पर जो कि अपना ओपिनियन दे सकते हैं और राजा उनसे नाराज नहीं होगा अगर वो अपना ओपिनियन या फिर बीच में अगर बोले कोर्ट के अंदर खड़े होकर राजा के। तो उनमें से कुछ थे, नगर श्रेष्ठी। नगर श्रेष्ठी मतलब चीफ बैंकर या फिर सिटी के मर्चेंट व्यापारी, ठीक है। सार्थवा, सार्थवा मर्चेंट के जब कैरावान जाते थे, बहुत ग्रुप बनाकर जब उनका सामान जाता था, मान लेते सिल्क रूट से जा रहा है, तो बड़े बड़े कैरावान जो जाते थे उनका जो लीडर होता था उनको कहा जाता था सार्थवा। सार्थवा मतलब क्या, एक तरीके से सारथी, जैसे कृष्ण जी अर्जुन, अर्जुन के सारथी थे, लीडर, ठीक है।
ये चीज। इसके अलावा प्रथम कुलिका, सीधा टर्म प्रथम कुलिका, प्रथम मतलब इंपॉर्टेंट या फिर नंबर वन को प्रथम कहते हैं ना, तो चीफ क्राफ्ट्समैन, कुलिका का मतलब इस टाइम पर है क्राफ्ट्समैन, और हेड ऑफ द कायस्थ स्क्राइब्स। अलंकृता क्या होता है स्क्राइब का मतलब? हाँ, मैन्युस्क्रिप्ट जो लिखते हैं ना, तो एक तरीके से उनका लिखा हुआ काफी ज्यादा काम आता है, क्योंकि उनका जो पेन होता है, जिस हैंड राइटिंग में वो चीज़ ये लिख रहे हैं, जैसे वो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वो काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उनके कलम से कोई भी चीज़ लिखी गई, ठीक है, वो कभी कभार बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और ये चीज़ स्क्राइब यहाँ पर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभार आप देखोगे हैंड रिटन तो होते थे, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स गोल्ड से हाईलाइट करे जाते थे, रियल सोने से, तो उसमें किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये जो पॉलिसीज थी, आप समझ गए होंगे, आज हमने बहुत जो टर्म्स देखी अभी तक, मतलब अभी हमने कि इस टाइम पर जो कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन होते थे राजा वगैरह के, उनको एक से ज्यादा पोजीशन मिल जाती थी। जैसे हरीश सिन्हा की हमने बात करी, अगर मैं फटाफट बोलूं, कोर्ट पोएट था, महादंड नायक था, कुमार अमात्य था, संदीप विग्रह था। कुछ इंपॉर्टेंट लोगों का जो ओपिनियन था वो मायने रखता था, कि वो अपना ओपिनियन दे सकते थे सभा में आकर, राजा की सभा में आकर, और राजा उनसे नाराज नहीं होगा, बिकॉज दे हेल्ड इंपॉर्टेंट पोजीशन ड्यूरिंग दोज एरा, उस टाइम पर। जैसे नगर श्रेष्ठी, चीफ बैंकर मर्चेंट, सार्थवर्थ, लीडर ऑफ द कैरावान्स, प्रथम कुलिका, चीफ क्राफ्ट्समैन, और कायस्थ, जो कि हेड होता था स्क्राइब का। हेड होता था स्क्राइब का मतलब क्या है? यही थोड़ी ना सब कुछ लिखेगा, और भी तो लोगों को ट्रेन करेगा, अपने अंडर काम करवाएगा, लेकिन ये देखेगा जैसे सबको हुक्म दे रहा है कि कोई गलती नहीं होनी चाहिए, आराम से टाइम ले लेकर सब लोग लिखेंगे, सुंदर नकाशी होनी चाहिए, हैंड राइटिंग बहुत बढ़िया होनी चाहिए, तो ये उस चीज़ को लीड करता था, हेड करता था। ये जो पॉलिसीज थी सारी की सारी जो कि अभी हमने देखी, ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव थी, लेकिन बाद में कुछ समय बाद इनमें से कुछ पावरफुल मैन, आप जो ये देख रहे हो ना ऊपर जितने भी हमने, इनमें से कोई राजा तो नहीं है ना? अलंकृता, आशिमा, इनमें कोई राजा तो नहीं है ना? कशिश दिख रहा है कोई राजा इनमें से, कि ये सिर्फ एक इंपॉर्टेंट पोजीशंस के नाम है? बताओ, इंपॉर्टेंट पोजीशन के नाम है, कि जैसे मतलब मान लो कोई बहुत राइट हैंड है, मैंने उसको इतनी ज़्यादा खुश होकर इतनी सारी पोस्ट दे दी, जैसे आशिमा से खुश होकर मैंने उसको, भाई उसकी आवाज़ बहुत मधुर है, तो उसको मैंने कोर्ट पोएट बना दिया, उसको मैंने महादंड नायक भी बना दिया, कुमार अमात्य भी बना दिया, संदीप विग्रह भी बना दिया। अलंकृता आशिमा को मैंने चीफ, मतलब वो चीफ बैंकर है, तो मैं उनको राइट दे रहा हूँ कि हाँ भाई, जब भी कोई डिसीजन वगैरह होगा तो तुम लोग बोल सकते हो, कोई डर वाली बात नहीं है। आशिमा अलंकृता नगर श्रेष्ठी की तरह, सार्थवर्थ की तरह, प्रथम कुलिका की तरह, या कायस की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर कुछ लोग बहुत ज्यादा ग्रो कर गए थे टू सेट अप इंडिपेंडेंट किंगडम्स। कहने का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब क्या है? राजा की अथॉरिटी को डायरेक्टली चैलेंज करने लगे थे कुछ इंपॉर्टेंट लोग। जैसा कि मान लो कि मैंने कशिश से बोला कि तुम्हारा जो कारीगरी का जो सामान है जो तुम बनाते हो, उसमें इतना दम नहीं है, उसमें इतना ये चीज़ अच्छी नहीं है। या फिर मतलब मान लो चलो ठीक है, अच्छी भी लग रही है, उस मतलब वो बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज हमारे खानदान के लोगों के लिए लिखवाती है, लिखती है, वो क्राफ्ट पर्सन भी है। अलंकृता एक चीफ मर्चेंट बैंकर है, या फिर कैरावान्स की लीडर है, सार्थवा है। अब ये लोग अभी तक मेरा साथ दे रहे थे, लेकिन इन्होंने देखा कि राजा की अथॉरिटी ना वीक होती चली जा रही है, और हम इतने पावरफुल हैं, हमारे पास भी सपोर्ट है, हम भी बड़े सारे एक वॉरियर्स को जानते हैं, कि क्या हम राजा की अथॉरिटी को चैलेंज कर सकते हैं? जब आपको पूरा विश्वास हो गया कि हाँ इसे हटाकर खुद राजा बना जा सकता है, तब इनकी अथॉरिटीज चैलेंज होने लगी। समझ गए? और तब ये कुछ पावरफुल जो जैसे वो थे, ये आप चीज मेडिवल इंडिया के अंदर भी देखोगे। जैसे याद होगा आशिम आपको, वो याद है राष्ट्रकूट एम्पायर, दंती दुर्ग, उसे चैलेंज करती थी अथॉरिटी को। पहले वो किसी और क्या काम करता था, छोटा सा नोबल था, छोटा सा वॉरियर था, लेकिन फिर उसे लगा आई कैन ऑल्सो राइज टू द पोजिशन, और मैं फिर बन सकता हूं रूलर। और अपना रूल सिद्ध करवाने के लिए
भाई साहब गोल्डन वॉर्म के अंदर जाते थे उस टाइम पे लोग, ये भाई साहब भी गए थे गोल्डन वॉर्म के अंदर। एक ऐसा सा सोने का, गोल्ड का बना हुआ मटका, बहुत बड़ा घड़ा होता था जिसके अंदर मान लो आप ऐसा कि इंसान बैठ सकता है, ठीक है। और इसके अंदर बैठकर कुछ हवन पूजा पाठ वगैरह होते थे, और जैसे ही बाहर निकल कर आता था ये बन जाता था, कहता था अपने आप को मैं क्षत्रिय बन गया। बताओ, ये सब हो रहा है हिस्ट्री के अंदर, अपने रूल को सही साबित करने के लिए, ताकि जनता विरोध में ना उतरे और उनकी साइकोलॉजी में ऐसा चीज बिठा दी जाए कि हाँ भाई मेरा रूल जो है वो आपको मानना चाहिए, और मैं एक डिवाइन अथॉरिटी की परमिशन से रूल कर रहा हूं, ठीक है। अब एक नई तरह की आर्मी आएगी इस टाइम पर, नई तरीके की आर्मी। पुराने रूलर्स की तरह कुछ कुछ जो राजा थे इस टाइम पर अपनी वेल ऑर्गेनाइज मेंटेन करके रखते थे, और आर्मी में किस किस को यूज करते थे ये कोई नई बात तो नहीं है, हम पहले भी पढ़ चुके इसको। हाथियों को, रथ को, चैरियट्स, रथ, कैवेलरी, ठीक है, घुड़सवार, घुड़सवार, अच्छा इन्फेंट्री और कैवेलरी, और ये फुट सोल्जर, इसको फुट सोल्जर्स को बोलते हैं ना अलंकृता, इन्फेंट्री, है ना, इन्फेंट्री। और ये होते हैं कशिश आशिमा, ये होते हैं हॉर्स वॉरियर्स, जैसे ये लिखा ना फुट सोल्जर्स, तो हॉर्स सोल्जर्स या फिर हॉर्स वॉरियर्स कह लो, कैवेलरी पढ़ा था हमने वैसे ये चीज प्रीवियस क्लासेस के अंदर। बिसाइड्स, यहाँ पर इनके पास कुछ मिलिट्री लीडर्स भी होते थे जो कि राजाओं को अपने ट्रूप्स दे देते थे जब जरूरत होती थी वॉर के टाइम पे। मतलब आसपास कुछ मिलिट्री लीडर्स हैं, उन्होंने बोला कि पूरे साल रहना है क्या आपके मतलब दरवाजे के बाहर, तो उन्होंने बोला नहीं, रेगुलर आर्मी मेंटेन करके मत रहना, जब युद्ध वगैरह या किसी से आसपास से लड़ाई होगी तब हम तुम्हें बुला लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज याद रखना, गुप्ता रूलर्स या फिर पोस्ट गुप्ता रूलर्स के टाइम पे जब हम ये बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर इनको ना रेगुलर सैलरी पे नहीं करी जाती थी, दे वर नॉट पेड रेगुलर सैलरीज। ये चीज याद रखना कि हमने बड़े टाइम इस बुक में ये चीज देखी है ना, ये पैटर्न बदलता रहता है ना, कि किसी को रेगुलर सैलरी मिल रही है, किसी को नहीं मिल रही है, किसी को मिल रही है, किसी को नहीं मिल रही है, ठीक है। किसी को कॉइन्स की फॉर्म में मिल रही है सबसे टॉप पे, किसी को बिल्कुल ही नहीं मिल रही है, किसी को काइंड की फॉर्म में मिल रही है, लेकिन उससे कहा जा रहा है कि तुम गुड्स वगैरह सामान वगैरह बार्टर एक्सचेंज के थ्रू लेकर चले जाओ। तो ये जो अलग अलग फिनोमेना है ना कि किस किस को मिल रही है, किस किस को नहीं मिल रही है, ये चीज आप याद रखना, ठीक है। किसी किसी को यहाँ पर मिलता था, सैलरी तो नहीं मिलती थी, लेकिन राजा ज्यादा खुश हो गया, किसी ने वॉर में हेल्प कर दी, राजा जीत गया, तो लैंड दे दिया जाता था ग्रांट की फॉर्म में। अच्छा, ग्रांट कोई भी चीज क्या होती है, ग्रांट एक तरीके से ना गिफ्ट होती है जब आपको कोई चीज वापस नहीं करनी पड़ती ग्रांट में। और दूसरी टर्म आप समझ जाओ, लोन में ये फर्क होता है कि लोन में आपको प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट इंटरेस्ट के साथ पे करना पड़ता है, वापस भेजना पड़ता है जिस पर्सन ने आपको लोन दिया था। लेकिन ग्रांट में क्या होता है कि वो पर्सन ए से पर्सन बी तक वो जाता है, ठीक है, लेकिन बी को वापस नहीं करना पड़ता, बिकॉज इट इज अ काइंड ऑफ गिफ्ट, हेल्प, या फिर किसी भी पर्सन का एक हम्बल नेचर के तौर पर कोई चीज किसी को दे देना, बस ये चीज होती है, ठीक है। तो लैंड भी मतलब ग्रांट के तौर पे मिल दिया जाता, दे दिया जाता था राजा के द्वारा। रेवेन्यू कलेक्ट करा जाता था लैंड से, जिसको यूज करा जाता था सोल्जर्स को मेंटेन करने के लिए, हॉर्सेस को मेंटेन करने के लिए, और युद्ध के लिए इक्विपमेंट्स प्रोवाइड वगैरह करने के लिए, ठीक है। ये जो मैन थे जो कि सोल्जर्स को मेंटेन कर रहे हैं राजा के कहने पर, कि मतलब राजा के कहने पर क्या, कि मतलब जैसे जब उसको जरूरत होगी तब वो ये हेल्प कर देंगे, सोल्जर्स को मेंटेन कर रहे हैं, घोड़ों को मेंटेन कर रहे हैं, और अपने इक्विपमेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं युद्ध के लिए। इनके लिए एक टर्म यूज करी जा रही है, सामंत। सामंत, जब भी रूलर वीक हो जाता था, अब ध्यान से सुनना, ये रूलर है, इस रूलर की लड़ाई हो गई किसी एक आसपास के दूसरे रूलर से, इसको अभी तक युद्ध में, किंग वन जो था, इसको अभी तक युद्ध में एक पर्सन हेल्प करता रहता था, ठीक है, सामंत। सामंत का ट्रैक रिकॉर्ड ना पास्ट में बहुत अच्छा रहता था,
कि कुछ साल पहले, 4 साल पहले जब युद्ध हुआ था तब इसने हेल्प करी थी, 2 साल पहले 2 युद्ध हुए थे उसने हेल्प करी थी, कुछ महीनों पहले 5 युद्ध हुए थे तो इसने हेल्प करी थी। किस फॉर्म में करी थी? सामंत एक ऐसा पर्सन था जिसके पास बड़े सारे एक रेगुलर आर्मी रहती थी, उसके पास बड़े सारे हॉर्सेस रहते थे, चैरियट्स रहते थे, एलिफेंट्स रहते थे, ठीक है, हॉर्सेस, चैरियट्स, एलिफेंट, कुल मिलाकर वॉर इक्विपमेंट्स एक तरीके से सारे रहते थे। अब क्या हुआ, एक बार एक ऐसा इंसिडेंट हुआ, कहानी समझना, पहले तो समझ जाओगे कि ये क्या करते थे सामंत। सामंत बहुत बार इनकी हेल्प करे जा रहे हैं। ये रूलर वैसे भी थोड़ा सा वीक है, सामंत को फील हो रहा था, लेकिन अब क्योंकि राजा है तो सामंत अपनी रेगुलर आर्मी दे देता था, और सामंत को ये फील होने लगा था, कुछ कुछ सामंत को, कि यार यहाँ पर हम एक राजा की बात नहीं कर रहे, मतलब हम ये कह रहे हैं कि उस जमाने में ये सारी चीजें अक्सर ऐसे होती थी कि तख्ता पलट हो जाता था रूल्स का। कैसे होता था? सामंत बड़ी बार तो मैंने आपको बताया कि हेल्प करे जा रहा है, इस रूलर किंग वन को ये आदत हो गई कि हाँ यार जब भी लड़ाई होगी कोई बात नहीं, हमारा जो सामंत है वो हमारी हेल्प कर देगा, ठीक है। एक बार क्या हुआ, ये इसने इतने बार हेल्प करी, इसने मतलब मान लो 15 बार हेल्प करी, 15 वॉर्स ये जो आपको बगल में दिख रहे हैं इतने हुए थे, और इन सब में इसने हेल्प करी थी, और हर बार ये विनर था, ये जीतता था हर बार, ठीक है। एक बार क्या हुआ, किंग 2 से लड़ाई हुई बगल के राजा से, इसने बोला, ये ट्रस्ट करके बैठा हुआ था कि सामंत तो भेज ही देगा अपनी मिलिट्री वगैरह, सामंत ने इसका साथ दे दिया, ठीक है, इसका साथ दे दिया, इसकी तो हार निश्चित है। और बाद में ये तो अभी तक पहले भी हारता था, इसको भी हरा दिया। अब सामंत ये जो है, ही विल इमर्ज एज न्यू किंग ऑफ द रीजन, किंग 3। दिस वॉज अ स्ट्रैटेजी यूज बाय सामंत। अब स्ट्रैटेजी मतलब ये नहीं है कि मन से ऐसा करने की कोशिश कर रहा है, एक मिनट रुकना। सामंत मैं आपको ये बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि अपने मन से ये सब सोचने की करने की कोशिश कर रहा है, कि वो पहले से ही सोचकर बैठा हुआ था कि हाँ धीरे धीरे करके मैं इसका ट्रस्ट जीतूंगा और वो करके। सामंत को बस एक दिन यहाँ पर कुछ नहीं है, देखो बात यहाँ पर पता है क्या किस बात की, लेफ्ट साइड देखना, बात यहाँ पर सिर्फ एक ना फील आने की है, कि मुझे फील आ गई कि ये जो राजा है ना किंग वन, ये वीक है, और मेरे पास सब कुछ तो है, सारी काबिलियत तो है, मेरे सपोर्ट के भरोसे तो साला युद्ध जीतता है, मेरे पास सारी क्वालिटीज तो हैं एक किंग बनने की, एक रूलर बनने की, क्या दिक्कत है? तो लो अब पढ़ो इस चीज को। यहां पर कुछ मैन ऐसे थे जो कि सोल्जर्स को मेंटेन करते थे, उनके पास घोड़े थे, इक्विपमेंट को मेंटेन करते थे, वॉरफेयर के लिए राजा की हेल्प करते थे, इनको कहा जाता था सामंत। जब भी रूलर वीक हो जाता था, सामंत उस रूलर से एक तरीके से इंडिपेंडेंस गेन कर लेते थे। कैसे? या तो रूलर के साथ ही लड़कर, कि सामंत ये बोलेगा, और सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं, सामंत ये बोलेगा राजा वन को, किंग वन को, आ लड़ ले, राजा को पता है वो हारेगा, बदनामी होगी, ऐसे करके हरा दिया। या तो राजा की फोर्सेस को सरेंडर करवा दिया, क्योंकि पता है कि राजा की फोर्सेस क्या थी, सामंत की तो फोर्सेस थी, क्योंकि दिखता था सामने वाले के दुश्मन को कि शायद से ये इस राजा की फोर्सेस है, लेकिन प्रोवाइड तो सामंत करता था। सामंत इंडिपेंडेंट रूल डिक्लेयर कर देता था, कह देता था मैं अभी तक आपकी हेल्प कर रहा था, लेकिन भाई आप ना राजा बनने लायक नहीं हो, राजा मुझे बनना चाहिए। किंग वन कहता था अच्छा, उसने कहा अच्छा का क्या है, लड़के देख लो मुझसे, पता लग जाएगा तुम्हें किसकी फोर्सेस ज़्यादा है, किसके पास ज़्यादा दम है, बस। और ऐसे करते करते कुछ जो इंपॉर्टेंट पीपल थे, दे डिक्लेयर्ड देयर इंडिपेंडेंस एंड बिकेम किंग इन द रीजन, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर लिखा होता न्यू काइंड ऑफ आर्मी। अब यहाँ पर ना कुछ कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने के लिए, जैसे हमने बुद्धिज्म जैनिज्म चैप्टर के अंदर देखा था कि वहां पर गण और संघ होते थे, इसी तरीके से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने के लिए, किसी भी तरीके की वॉर का डिसीजन लेना, कुछ लेना है, तो हमें कुछ असेंबलीज देखने को मिलती थी, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।